नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। आज हम क्लास 11th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सेट यानी समुच्चय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम सेट में कौन कौन से टॉपिक है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें तो हम देखते हैं कि सेट में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में समुच्चय और उसका निरूपण देखेंगे, फिर समुच्चय के कुछ प्रकार जैसे कि एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट समुच्चय, इसके अलावा और कुछ प्रकार देखेंगे, फिर उपसमुच्चय देखेंगे हम, फिर सार्वत्रिक समुच्चय, फिर वेन डायग्राम, फिर समुच्चय पर कुछ ऑपरेशंस जैसे कि इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस वगैरह, फिर लास्ट का अपना टॉपिक रहेगा समुच्चय का पूरक। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रो से। अगर समुच्चय का इंट्रो देखना चाहें तो मैथ्स में सबसे पहले समुच्चय का सिद्धांत एक जर्मन गणितज्ञ थे जॉर्ज कैंटोर, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था और सबसे पहले त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को हल करने में समुच्चय का उपयोग किया गया था। इसके अलावा रिलेशन और फंक्शन, ज्यामिति, सीक्वेंस और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रश्नों को हल करने में भी समुच्चय का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं आगे कि समुच्चय है क्या। तो समुच्चय को समझने से पहले इसकी एक छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं। समुच्चय का सामान्य सा अर्थ है संग्रह। संग्रह कैसा? जैसे कि दैनिक जीवन में हम बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं, ताश की गड्डी, व्यक्तियों की भीड़, क्रिकेट टीम। तो क्या ये सब समुच्चय हैं? तो इसके लिए हम इसकी एक परिभाषा देखते हैं। समुच्चय की परिभाषा, सीधी सी परिभाषा देखना चाहें तो होती है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय। तो यहाँ से सुपरिभाषित संग्रह से क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ के देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेना चाहें कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएँ क्या होंगी? यही होंगी 1, 3, 5, 7, 9। तो अगर आप अलग अलग व्यक्तियों से भी इनका संग्रह बनवाना चाहें तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह ये बनेगा, यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यही रहेगा। तो ये क्या है? ये संग्रह सुपरिभाषित है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? ये समुच्चय है। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेना चाहें कि भारत की नदियाँ कौन कौन सी होंगी? गंगा, यमुना वगैरह, ये सारी क्या हैं? भारत की नदियाँ ही होंगी। अगर अलग अलग व्यक्तियों से भी इनका संग्रह बनाना चाहेंगे वो भी ये समान संग्रह बनाएंगे। इसका मतलब संग्रह क्या होगा? सुपरिभाषित होगा, इसलिए ये भी क्या होगा? एक समुच्चय होगा। फिर अगला एग्जाम्पल लेना चाहें, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ये क्या होने? ए, ई, आई, ओ, यू। ये भी सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए ये भी क्या एक समुच्चय है। फिर अगर हम देखना चाहें कि विभिन्न प्रकार के त्रिभुज ये कौन कौन से हो सकते हैं? समकोण त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, अधिक कोण, न्यून कोण त्रिभुज, ये सभी होने, ये भी क्या है? सुपरिभाषित संग्रह, इसलिए ये भी क्या है? समुच्चय। फिर संख्या 2 से 10 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, यही होंगे। ये भी क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए ये भी एक समुच्चय है। अगर हम एक एग्जाम्पल और लेना चाहें कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल क्या क्या होंगे, तो ये निकाल कर देखते हैं। इस समीकरण के हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने पर क्या लिखेंगे? इस समीकरण को इस प्रकार से लिखेंगे हम, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल्स 0। पूरी समीकरण में से x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो एक तो बन गया x माइनस 3, एक बन गया x माइनस 2 इक्वल्स 0। अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 इक्वल्स 0 और x माइनस 2 इक्वल्स 0। यहाँ से x बराबर आ गया 3 और 2। तो यहाँ से इस समीकरण के मूल क्या है? 2 और 3। ये क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है क्या? तो ये भी क्या है? समुच्चय है। अब समुच्चय के कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, साथ में इनके कुछ प्रतीक चिन्ह भी हैं जो हमें ध्यान रखते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह होता है, इसलिए ये भी क्या होगा? समुच्चय होगा। फिर R से हम प्रदर्शित करते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं पूर्णांकों के समुच्चय को, Z प्लस से प्रदर्शित करते हैं हम धन पूर्णांकों के समुच्चय को, Q से प्रदर्शित करते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय, Q प्लस होता है धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, R प्लस होता है धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये सब प्रतीक चिन्ह आपको ध्यान में रखने, आगे भी आपको बहुत ज़्यादा ये काम में आएंगे। अब देखते हैं हम कि समुच्चय को हम लिखते कैसे हैं। समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जैसे कि A, B, C, D एंड सोन, आप कोई सा भी लेटर ले सकते हैं। और इसमें जो अवयव होते हैं, जो वस्तुएं लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, इनको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है।
इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई सेट ए है जिसमें कोई स्मॉल ए अवयव है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे स्मॉल ए कैपिटल ए का अवयव है, या इसको बोलेंगे हम स्मॉल ए समुच्चय ए में है। इसको हम एक ग्रीक भाषा का प्रतीक चिन्ह है जिससे उससे प्रदर्शित करते हैं, जिसको ऐसे लिखते हैं और इसको बोलते हैं हम एप्साइलन, इसको बोलते हैं एप्साइलन। और इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? ए समुच्चय ए में है, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? ए एप्साइलन ए, और एप्साइलन को हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। इसको पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, या फिर ए बिलोंग्स टू सेट ए। अगर कोई अवयव किसी समुच्चय में नहीं है तो हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू से। किसे प्रदर्शित करेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू से। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास स्वरों का एक समुच्चय है जिसको हम लिख रहे हैं कैपिटल वी से। स्वर कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अब हम स्मॉल ए की बात करें तो ये क्या समुच्चय वी से है, तो इसको लिखेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल वी। अब बी की बात करें तो बी समुच्चय वी में विद्यमान है क्या? नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल वी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे हम समुच्चय का निरूपण देखते हैं कि समुच्चय को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। तो समुच्चय के निरूपण की दो विधियाँ होती हैं। पहली विधि होती है रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, दूसरी विधि होती है समुच्चय का निर्माण रूप। अब रोस्टर रूप में क्या किया जाता है? जितने भी हमें अवयव दिए हुए हैं वो सारे लिखे जाते हैं। सभी अवयवों को कोमा द्वारा पृथक किया जाता है। साथ में इन सभी अवयवों को मजले कोष्ठक में लिखा जाता है। मजला कोष्ठक कौन सा होता है? इस प्रकार से जो हम कोष्ठक बनाते हैं उसको मजला कोष्ठक बोलते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझना चाहिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 7 से कम धन पूर्णांकों का समुच्चय देख लेते हैं। 7 से कम धन सम पूर्णांकों का समुच्चय, ये एक एग्जाम्पल लेना चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे? देखो 7 से कम धन सम पूर्णांक कौन कौन सी होंगी? 2, 4, 6 यही होंगी। अगर इनको हम रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं इस समुच्चय को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो क्या लिखना है? सारे अवयवों को लिखना है, सभी अवयवों को कोमा द्वारा पृथक करना है और इनको मजले कोष्ठक में बंद कर देना है। ये क्या हो गया? इसका रोस्टर रूप हो गया। अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि 42 से विभाजित प्राकृत संख्याएँ। तो आप जानते हैं 42 से विभाजित प्राकृत संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42। ये क्या होती हैं? 42 से विभाजित प्राकृत संख्याएँ होती हैं। ठीक है। अब देखो रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करना है? इनको कोमा द्वारा पृथक करना है, कर दिया है। फिर इनको मजले कोष्ठक में बंद कर देना है। ये क्या हो गया? इसका रोस्टर रूप हो गया। इसको कैपिटल मान लेते हैं ए। स्वरों का समुच्चय लिखना है। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। रोस्टर रूप में लिखना है। सबसे पहले अवयव लिखने एक साथ लिख दिए, फिर उनको कोमा द्वारा पृथक करना है, कर देते हैं। लास्ट में क्या करना है? इनको मजले कोष्ठक में बंद कर देना है। मान लेते हैं इसको कैपिटल वी से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये क्या हो गया? स्वरों के समुच्चय का रोस्टर रूप हो गया। अब देखो रोस्टर रूप के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। पहली बात होती है कि रोस्टर रूप में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, कि आप इन्हें किसी भी क्रम में लिख सकते हैं जिससे रोस्टर रूप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये स्वरों का समुच्चय ए, ई, आई, ओ, यू लिख रखा है हमने, हम इसको आई, ओ, यू, ए भी लिख सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी क्रम में लिख सकते हैं, इससे इसके समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किसी भी अवयव को रोस्टर रूप में दोबारा नहीं लिखा जाता है। मतलब एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है स्कूल। अगर इसका रोस्टर रूप लिखेंगे, मान लेते हैं इसको ऐसे ही प्रदर्शित कर रहे हैं, रोस्टर रूप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? SCH। अब क्या ORR है, तो इसको क्या करना है? दोबारा नहीं लिखना है हमें, ओ को एक बार ही लिखना है, OL। ये क्या हो गया? इसका रोस्टर रूप हो गया। ये दूसरा नियम। अब दूसरा अपनी रूप होता है समुच्चय निर्माण रूप। इसमें क्या करते हैं हम? किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी भी अवयव में नहीं होता है। मतलब समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं उनका एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, लेकिन समुच्चय के बाहर के जो अवयव होते हैं उनमें ये गुणधर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये है एग्जाम्पल
AEIOU, ये एक हमारे पास एक समुच्चय है। तो इसका एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है, क्या है इसका, क्या गुणधर्म है कि ये सभी क्या है, स्वर हैं। क्या है ये, स्वर हैं, ये इसका गुणधर्म है। अगर हम इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं समुच्चय को कैपिटल V से प्रदर्शित कर रहे हैं और इसको लिखेंगे अक्ष सच दैट, अक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये क्या हो गया, इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे ऐसे कि सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इस समुच्चय निर्माण रूप को हम इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। अब समुच्चय निर्माण रूप का ये एक और एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो देख लेते हैं। मान लेते हैं एक समुच्चय हमारे पास ये ऐसे दे रखा है A, अक्ष सच दैट, अक्ष एक प्राकृत संख्या है और अक्ष ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। इस समुच्चय को हम पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, सभी अक्ष का समुच्चय, इसको पढ़ेंगे सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक प्राकृत संख्या है और अक्ष 3 और 10 के बीच है। अगर इस समुच्चय का हम रोस्टर रूप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, अक्ष को क्या लेना है, प्राकृत संख्या लेना है और अक्ष को 3 से बड़ा लेना है और 10 से छोटा। तो क्या लिख देंगे हम, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या हो गए, अवयव हो गए। अवयवों को कोमा के द्वारा पृथक करना है, साथ में मिडल ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। ये क्या हो जाएगा, इसका रोस्टर रूप। अब हमने जो भी पढ़ा है अब तक उस पर रिलेटेड कुछ हम एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। पहला एग्जांपल देखना है हमें कि समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। क्या करना है, इसका पहले हल निकालना है और उसको समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें इसका हल निकालना आना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं, हल देख लेते हैं। देखो इस समीकरण को लिखते हैं फिर से, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। अब इसको हल निकालने के लिए इसको गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 इक्वल्स 0। पूरी समीकरण से x माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से x माइनस 1 आ गया, यहाँ पर आ गया x प्लस 2 इक्वल्स 0। इसको लिखेंगे हम x माइनस 1 इक्वल्स 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स 1 एंड x इक्वल्स माइनस 2। तो हल क्या क्या आ गए, x बराबर 1 और x बराबर माइनस 2। तो इसको समुच्चय के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, दोनों अवयवों को लिख देंगे 1 और माइनस 2 और दोनों को कोमा के द्वारा पृथक करना है और मजले कोष्टक में बंद कर देना है। ये क्या हो गया, इसका समुच्चय रोस्टर रूप। ठीक है, इतना समझ में आया। अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है कि समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिखना है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है पहले कि x एक क्या है, धन पूर्णांक है। क्या है, x एक धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो हम कौन कौन से होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 से बड़े वाले। तो x का मान क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड सो ऑन। देखो अब क्या करेंगे हम, x का मान रखते जाएंगे 1 2 3 4 5 और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते जाएंगे। उससे क्या बन जाएगा, अपना समुच्चय रोस्टर रूप बन जाएगा। देखो सबसे पहले x का मान हम क्या क्या ले सकते हैं वो देखते हैं। x का मान 1 लिख सकते हैं क्या, 1 लेंगे तो x स्क्वायर 1 लेस देन 40 है क्या, 1 40 से कम है तो 1 लिख सकते हैं x का मान। ठीक है, x का मान 2 ले सकते हैं क्या, देखो 2 का स्क्वायर 4 लेस देन 40 है क्या, है तो 2 भी ले सकते हैं। 3 ले सकते हैं, 9 होगा, 40 से तो कम ही है, ले सकते हैं। 4 ले सकते हैं, स्क्वायर कितना होगा 16, 40 से अभी भी कम है, ले सकते हैं। 5 ले सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर 25, 40 से कम है तो अभी भी ले सकते हैं। 6 ले सकते हैं, 6 स्क्वायर 36, 40 से कम है, ले सकते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 40 से कम है क्या, ज़्यादा हो गया तो 7 हम नहीं ले सकते। तो हमारे अवयव क्या आ गए, 1 2 3 4 5 6। रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले कोमा द्वारा पृथक करना होता है, उसके बाद में इसको मिडल ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ये क्या हो गया, इसका रोस्टर रूप हो गया। ठीक है, एक अगला एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं। ये समुच्चय हमारे पास दे रखा है a इक्वल्स 1 2 3 4 5 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। देखो यहाँ से इस समुच्चय को देखने पर क्या पता चल रहा है
ये 1 है, ये 1 का स्क्वायर है क्या, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, आगे भी एंड सोन देख लेते हैं। 36, 49, ये सब क्या है, स्क्वायर्स हैं। ठीक है, और 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये प्राकृत संख्या हैं सारी की सारी, साथ में इनका स्क्वायर भी हो रहा है, मतलब वर्ग ले रहे हैं। ठीक है, अगर प्राकृत संख्याओं को हम एन से डिनोट करें, स्मॉल एन मान लेते हैं, एक कोई प्राकृत संख्या है और इनका क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, तो इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं समुच्चय को कैपिटल ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। कोई प्राकृत संख्या अक्स इस प्रकार से है, अक्स सच दैट अक्स बराबर क्या है, एन स्क्वायर, जहाँ पर एन क्या है, कोई प्राकृत संख्या है। इतना समझ में आ रहा है? नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि अक्स कोई संख्या लेकर चल रहे हैं जो किस प्रकार से है, अक्स बराबर एन स्क्वायर है। इसको सेटिस्फाई करने के लिए उल्टा कर लेते हैं थोड़ा। मान लेते हैं एन का मान यहाँ पर 1 रखते हैं तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एन का मान 2 रखेंगे तो अक्स का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। एन का मान 3 रखेंगे तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऐसे 4 रखेंगे 16, 5 रखेंगे 25। ठीक है, ये यहाँ पर ये सोल्व हो गया। अगला एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं हम। अगला एग्जाम्पल क्या है कि समुच्चय 1/2, 2/3, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे हम, किस प्रकार से लिखेंगे। देखो यहाँ पर देखो 1/2, 2/3, 3/4 इस तरह से दे रखा है। तो देखते हैं यहाँ पर जो हर है वो अंश से हमेशा 1 ज़्यादा है। 1 2, 2 1 से ज़्यादा है, 3 2 से ज़्यादा है, 4 3 से ज़्यादा है, 5 4 से ज़्यादा है। इस प्रकार से देखें तो हमें पता चलता है कि जो अंश है वो हर से हमेशा 1 ज़्यादा है। और अंश की तरफ देखें तो अंश क्या है, एक उत्तरोत्तर रूप से बढ़ती हुई संख्या है। ठीक है, पहले 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, ये निरंतर बढ़ती जा रही है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से। तो ये तो पता चल रहा है कि ये जो संख्या है क्या है, प्राकृत संख्या है। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, मान लेते हैं इसको एक अंश को अगर n माने तो हर को क्या लिखेंगे हम, n+1 लिखेंगे क्या। मान लेते हैं अंश क्या है n, तो हर क्या 1 ज़्यादा है हमेशा अंश से, तो इसको n+1 लिखेंगे। तो मान लेते हैं ये कोई संख्या अक्स इस प्रकार से, अक्स सच दैट अक्स इक्वल n/n+1 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये क्या हो गया, इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अगर इसको फिर से देखना चाहिए तो हम उल्टा करके देख लेते हैं। मान लेते हैं n का मान यहाँ पर 1 रखते हैं, प्राकृत संख्या है 1 से स्टार्ट होनी है, n का मान 1 रखो। 1 1 + 1 1/2, 2 रखो 2 2 + 1 2/3, ऐसे 3 रखोगे 3/4, 4 रखोगे 4/5, 5 रखोगे 5/5, 6 रखोगे 6/7। ये एग्जाम्पल होगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।